हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट 2 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस क्लास में GK GS से रिलेटेड ऑल टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न है, सन 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन 4 दिए गए हैं और आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है ताकि आपका साथ में रिवीजन भी प्रॉपर हो सके। तो याद रखना है, इसका राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। सन 1922 में हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन KM पनिक्कर ने किया था। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और ये एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा सवाल है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए आंसर करते जाएंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? और याद रखना है फ्रेंड्स, ये क्लास आपको हर रोज रात 8 बजे मिलेगा। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की 2 प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो याद रखना है, कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है दास कैपिटल और दूसरा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। याद रखना है, फायरमैन के एग्जाम में भी पूछा गया था कार्ल मार्क्स की पुस्तक के बारे में। चलिए इस शिक्षक आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू हुआ? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में शुरू हुआ। याद रखना है, इस सत्याग्रह को गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में चलाया था। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पास हुआ? फटाफट से आंसर करेंगे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पास हुआ? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 1904 ईस्वी में। याद रखना है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्न राजवंशों में से किस एक का शासन था? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। नंद वंश का शासक था। नंद वंश का किसका? तो याद रखना है, घनानंद का शासन था। याद रखना है, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि बिहार पुलिस से रिलेटेड एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो इसका जो राइट आंसर है क्या जाएगा? इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। जो बच्चे सी को दे रहे हैं लाइव चैट में बिल्कुल सही जवाब है। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है अनुच्छेद 56। याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? फटाफट से आंसर करेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? सारे प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड कराए जा रहे हैं, एक भी प्रश्न आपको फालतू नहीं कराएंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल डी के साथ चलेगा, राजमार्ग से संबंधित है। और याद रखना है, यह परियोजना जो है पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान शुरू किया गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? फटाफट से आंसर करेंगे। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो याद रखना है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, नवंबर 1917 में। पूरा डेट है 7 नवंबर 1917 में रूस में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति तो लेनिन ने किया था। याद रखना है, एग्जाम में पूछा भी गया था, बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो याद रखना, अगर विश्व की बात करें तो सबसे पहले चीन में। याद रखना, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीन में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? आपको आंसर करना है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री अधिनियम कब पारित हुआ। चलिए, तो याद रखना है, पहला फैक्ट्री अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर 1881 हो जाएगा। 1881 में ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है, और ये एक्ट लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में चालू हुआ था। याद रखना है, लॉर्ड रिपन, ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? फटाफट से आंसर करेंगे। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है, इसकी अध्यक्षता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। याद रखना है, पूर्ण स्वराज, याद रखना है, पूर्ण स्वराज की अध्यक्षता भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। याद रखना इंपॉर्टेंट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो याद रखना है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो किसने किया? एन.एम. जोशी ने। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करें कब क्या था, तो 1920 ईस्वी में क्या था, डेट को याद रखना है। 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी ने किया था, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो याद रखना इन चारों ऑप्शन में से इसका राइट आंसर जो है बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर में आय कर को शामिल कर सकते हैं। और यहाँ से 2-3 प्रश्न बनते हैं, याद रखना है उत्पाद कर, याद रखना है उत्पाद कर हो गया, बिक्री कर हो गया और एक जीएसटी हो गया। ये सभी क्या है? अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। याद रखना है एग्जाम में पूछा था कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए और फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, कृषि क्षेत्र। याद रखना है निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो कृषि क्षेत्र जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में संबंधित है। और सेवा क्षेत्र जो है ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। याद रखना है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। औद्योगिक क्षेत्र है ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सभी को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना शुरू की? फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स कल भी हमने डिस्कशन किया था कि आपको पीडीएफ जरूर डाउनलोड करना है। पीडीएफ डाउनलोड करके ओएमआर शीट के साथ आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, फिर आपको आंसर वीडियो से मैच करा लेना है। इस तरह से स्टडी करेंगे तो आगे चलकर आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि बाद में फिर टाइम नहीं मिलता है, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें पीडीएफ से। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा असम। याद रखना है इसकी राजधानी की बात करें तो दिसपुर हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? फटाफट से आंसर करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जिला पूछा जा रहा है, फटाफट से आंसर करेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो याद रखना है जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं लाइव चैट में बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, शिवहर है। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू हुआ वह वर्ष कौन सा है? देखिए अब यहाँ से आपके 3 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो ये जो साल है इस साल कौन सा है? तो 1972 में। रखना है 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। एक आता आपका प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये 1973 का है। रखना है 1973 का है। और एक आता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो कि 1986 का है। तो तीनों को याद रखना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का हो गया और 1986 ये किसका है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तीनों को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, एग्जामों में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो याद रखना है मंदार पर्वत बिहार के बांका जिला में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? सोच समझ कर आंसर करना है। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? जी बिल्कुल बी के साथ चला जाएगा, राज्यपाल। याद रखना है राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा राज्यपाल की नियुक्ति, याद रखना है राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान जो है ये संविधान के अनुच्छेद 153 में दिया गया है, इसको भी याद रखना है 153 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना हुई थी? फटाफट से आंसर करेंगे किस वर्ष आर्य समाज की स्थापना हुई थी और किसने किया था? चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और याद रखना है वेदों की ओर लौटो, याद रखना है एक नारा है वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। कब किया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है किसमें? वर्णन है आपको बताना है किस अनुच्छेद में? चलिए तो याद रखना इसका जो राइट आंसर है, जो बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 75(3) में ये वर्णित है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। याद रखना इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 75(3) में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
अपसौर की स्थिति कब बनती है? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। देखिए यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं, एक आता है अपसौर, एक होता है उपसौर, दोनों को याद रखना है। सबसे पहले बता देते हैं अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को बनती है। याद रखना इसमें क्या होता है, तो अपसौर की स्थिति में सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को, और एक याद रखना है आपको 3 जनवरी याद रखना है, 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है। इसमें सूर्य और पृथ्वी न्यूनतम दूरी पर होती है, याद रखना है। 4 जुलाई को अपसौर हो गया और 3 जनवरी को उपसौर हो गया, याद रखना इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति के जनक कौन है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कितने बच्चे सही करते हैं और कितने बच्चे गलत करते हैं। तो देखिए जो भी बच्चे लाइव चैट में इसका राइट आंसर ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल गलत है। MS स्वामीनाथन नहीं होगा, क्योंकि यह भारत में नहीं पूछा रहा है, सिर्फ आपको हरित क्रांति के जनक पूछा रहा है। अगर आपसे हरित क्रांति के जनक सिर्फ पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग के साथ जाएंगे। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यही। अगर आप भारत में पूछे कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो क्या हो जाएगा MS स्वामीनाथन, याद रखना है, दोनों को इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र जो है मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? फटाफट से आंसर करेंगे और सोच समझ कर आंसर करना है। आपको बताना है किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है, तो याद रखना है मार्शल, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कौन हो जाएगा? मार्शल, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, पुष्तराज यानी कि पुष्टा घास प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, हंगरी या वेनेजुएला में? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है 25 का राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, हंगरी में, याद रखना है। एक घास का मैदान और है जो कि पूछा जाता है, पटाना, याद रखना है। एक घास के मैदान है पटाना घास के मैदान, ये कहाँ है? तो श्रीलंका में पाए जाते हैं, याद रखना है। कौन कौन? पुष्तराज और पटाना दोनों को याद रखना है। पुष्तराज आपका हंगरी हो गया और पटाना घास का मैदान श्रीलंका, दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट है, कुलगाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? फटाफट से आंसर करेंगे। कुलगाड़ी जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए तो याद रखना है कुलगाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और ये कहां पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? फटाफट से आंसर करेंगे। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? तो याद रखना है ये किसने खोजा, तो याद रखना है बार्टोलोम्यू डायज ने, याद रखना है बार्टोलोम्यू डायज ने खोजा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? फटाफट से आंसर करेंगे। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है ये किसने प्रतिपादित किया? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, चार्ल्स डार्विन। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो याद रखना है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 19 जुलाई 1969 को। तो जो बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और एक प्रश्न बनता है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सा? तो याद रखना है चौथी पंचवर्षीय योजना। कार्यकाल कब से कब तक है चौथी पंचवर्षीय योजना का? तो 1969 से लेकर 1974 तक है चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। इसी पंचवर्षीय योजना में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? सोच समझ कर आंसर करना है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हैं, याद रखना है 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है भारत में वित्तीय वर्ष, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है, 1912 ईस्वी में चीन में कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। डेट को भी याद रखना है। 1912 ईस्वी में चीन में कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है डॉक्टर sun यat-sen ने। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए तो याद रखना है 8 ग्रहों में बुध जो है ये सूर्य से किस स्थान पर है? तो ये पहला स्थान पर है। जो बच्चे ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न बनता है कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो याद रखना है यही बुध है। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र, याद रखना है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो सबसे गर्म ग्रह है सौरमंडल में, याद रखना है। और पहले स्थान पर कौन आता है? तो बुध आता है सूर्य से नजदीक में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? फटाफट से आंसर करेंगे। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखना है स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो जो बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 1923 ईस्वी में, याद रखना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसकी स्थापना की बात करें कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब? तो 1923 ईस्वी में, याद रखना है। स्थापना की बात करें 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया, याद रखना है। और प्रथम सम्मेलन इसका इलाहाबाद में हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? फटाफट से आंसर करेंगे।
चलिए, और फ्रेंड्स आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों के साथ इस सेशन को पूरा शेयर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है सी के साथ चला जाएगा। याद रखना है 30 अक्टूबर 2003। याद रखना है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ, तो 30 अक्टूबर 2003। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? चलिए, तो याद रखना है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, तो इसका राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन बी को देने बिल्कुल सही जवाब है सतलज नदी पर। याद रखना है ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में सी को दे रहे हैं सभी का बिल्कुल सही जवाब देगा उड़ीसा राज्य में सूर्य मंदिर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। गांधार कला जो है किन दो कलाओं का संयोजन है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो याद रखना है इसका सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है हिंद यूनानी। याद रखना है हिंद यूनानी कलाओं का संयोजन है गांधार कला। याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? फटाफट से आंसर करेंगे। निम्न में से किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं लखनऊ समझौता। याद रखना है। और ये कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में हुआ था लखनऊ समझौता। इस डेट को भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है लखनऊ समझौता कब हुआ, तो 1916 ईस्वी में। याद रखना है। आपका अगला प्रश्न है वर्ष 1975 में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फटाफट से आंसर करेंगे। डेट को भी याद रखना है। वर्ष 1975 में आपात स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या देगा, याद रखना ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। यहाँ पे गलत टाइप हो गया, शहर होगा। महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? सोच समझ का आंसर करना है। तो याद रखना है महानदी के तट पर कौन सा शहर है, तो इसका राइट आंसर क्या देगा कटक है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कठोर कोयले का सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कौन सा कोयला है? इजी प्रश्न आंसर करेंगे। कठोर कोयले का सबसे अधिक गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? तो याद रखना है सबसे अधिक गुणवत्ता की बात करें तो एंथ्रासाइट हो जाएगा और सबसे लो की बात करें तो पीट हो जाएगा। याद रखना है इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? सोच समझ का आंसर कीजिएगा। ग्रेनाइट जो है ये किस प्रकार की शैल है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो याद रखना है ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है, तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा आग्नेय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ग्रेनाइट जो है आग्नेय प्रकार की शैल है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है बल आघूर्ण की दिशा क्या है? चार ऑप्शन को सही से पढ़िए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। बल आघूर्ण की दिशा क्या है? सोच समझ का आंसर करना है। तो याद रखना है बल आघूर्ण की दिशा क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा ए के साथ लागू बल के दिशा के लंबवत। रखना है बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो लागू बल की दिशा के लंबवत होती है बल आघूर्ण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बल आघूर्ण की दिशा लागू बल की दिशा के लंबवत। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है कांस्य किसका मिश्र धातु है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो कांस्य किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है एक कार्बनिक यौगिक जो तांबे की उपस्थिति में गर्म करने पर नीले हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है वह क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे। इन चार ऑप्शन में से बताना है कौन सा कार्बनिक यौगिक है। चलिए, तो याद रखना है क्लोरोबेंजीन है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। फॉर्मूला की बात करें तो C6H5Cl होता है क्लोरोबेंजीन का। याद रखना है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो याद रखना है लीवर है, जिसको हम यकृत भी बोलते हैं। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है। नेक्स्ट है त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है? फटाफट से आंसर करेंगे। हमारे त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होती है? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या देगा एपिडर्मिस। याद रखना है एपिडर्मिस। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? फटाफट से आंसर करेंगे। ओजोन की परत जो है वायुमंडल की किस परत में होती है? और चलिए आपको कमेंट करके आंसर करना है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। ओजोन का सूत्र क्या होता है, आंसर करना है। तो इसका जो सही जवाब है सी के साथ चला देगा स्ट्रेटोस्फीयर। देखिए सारे जो लिखे गए ऑप्शन इंग्लिश में लिखेंगे इंग्लिश में, तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्या होता है समताप मंडल। याद रखना है ओजोन की परत वायुमंडल के समताप मंडल में होती है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे? फटाफट से आंसर करेंगे।
चलिए, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ आ जाएगा। इल्तुतमिश को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, अशोक किस राजवंश के राजा थे? आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, फटाफट से आंसर करेंगे। तो याद रखना है इसका राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे बिल्कुल सही जवाब है, मौर्य राजवंश याद रखना है। और मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आपका आज दूसरा प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।